नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो है 70वीं बीपीएससी पीटी के लिए दृष्टि आईएएस के दूसरे नंबर के टेस्ट पेपर पर चर्चा करेंगे। बेसिकली दूसरे नंबर का टेस्ट पेपर इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट पे आधारित है, जिसके तहत 150 क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी हम लोग विस्तार से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट क्रमांक नंबर दूसरा क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर वलय नहीं है। तो यहां पे देखा जाए, बृहस्पति, शनि और अरुण के पास जो है चट्टान तथा बर्फ के छोटे टुकड़ों से बने छल्ले होते हैं और इन छल्लों को जो है दूरबीन के माध्यम से पृथ्वी से देखा जा सकता है, लेकिन जो है वरुण को नहीं देखा जा सकता और ना ही इसमें वलय होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा। पृथ्वी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह सूर्य से 5वां निकटतम ग्रह है। दूसरा कथन है कि आकार में यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो सूर्य से जो है दूरी के अनुसार जो है देखा जाए तो सबसे पहले बुध ग्रह आता है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर लास्ट में वरुण। लेकिन जो है सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह है, ना कि 5वां। इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। इसके अलावा आकार में जो है सौरमंडल का जो है तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी, ऐसा कहा गया है, लेकिन 5वां सबसे बड़ा ग्रह होता है पृथ्वी। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत हो जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना तो पहला सही है, ना तो दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा। अभिकथन ए दे रखा है जिसमें कहा गया है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। इसका कारण आर दे रखा है कि चंद्रमा पृथ्वी का जो है परिक्रमण लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और एक परिभ्रमण पूरा करने में भी उसे ठीक उतना ही समय लगता है। तो सही कथन का चुनाव करना है। तो तीसरे में देखा जाए ए आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देखा जाए तो हमारी जो पृथ्वी है उसके आसपास जो है एक उपग्रह है जिसको हम चंद्रमा कहते हैं, और इसका जो व्यास होता है यह पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। इसके अलावा जो है यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोल की पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है और यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। और जो है चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर जो है 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। इसका परिणाम यह हमें देखने में मिलता है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग जो है दिखाई पड़ता है। इसके अलावा जो है देखा जाए तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जो है 20 जुलाई 1969 को जो है सबसे पहले चंद्रमा पर पहुंचे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा। सौरमंडल के किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो ये जो है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। और जो देखा जाए तो क्षुद्र ग्रह के बारे में कहा गया है, तो पहले समझ लेते हैं क्षुद्र ग्रह होते क्या है। तो तारे होते हैं, ग्रह होते हैं और उपग्रह होते हैं। इनके अलावा जो है असंख्य छोटे पिंड भी पाए जाते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं। तो इन्हीं पिंडों को जो है क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित है? पहला है उष्ण कटिबंध। इसके तहत होता है क्या होता है? अधिकतम ऊष्मा और तापमान प्राप्त होता है। शीतोष्ण कटिबंध से प्राप्त होता है मध्यम ऊष्मा और तापमान प्राप्त होता है। शीत कटिबंध से जो है सबसे कम ऊष्मा और तापमान प्राप्त होता है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो एक तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, दूसरा भी सही है,
तीसरा भी सही है, इसलिए उपरोक्त सभी सही है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां, देशांतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि वे अर्धवृत्त है और उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। दूसरा कथन है कि अक्षांश रेखाओं से जो है भिन्न सभी देशांतरी जो है यामयोत्तरों की लंबाई समान होती है। तीसरा कथन है कि ग्रीनविच जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है को प्रमुख जो है मध्याह्न रेखा कहा जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, लेकिन तीसरा गलत है, क्योंकि जो है सभी देश जो है ग्रीनविच जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है से गुजरने वाली जो है यामयोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाती है और इस यामयोत्तर को जो है प्रमुख यामयोत्तर कहा जाता है और इसका मान जो है 0 डिग्री देशांतर है और यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं, जो पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध के समान के रूप में विभाजित करती है। इसलिए यहाँ पे पहला दूसरा सही है, लेकिन तीसरा यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां। अभिकथन ए में दे रखा है कि जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कारण आर दे रखा है कि ग्रीनविच के जो है पूर्व जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व पर स्थित भारत ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो सही उत्तर का चयन करना है। तो 7 में देखा जाए ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये सही है। अगला है कथन कि जो है अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ये कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि विषुवत वृत्त या जो है 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है और अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, न कि दक्षिणी गोलार्ध में, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा जो है सही है, क्योंकि यह एकमात्र महाद्वीप है जिससे कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9वां। अफ्रीका स्थित माउंट जो है किलिमंजारो किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। तो यहाँ पे जो है तो देखा जाए तो अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का जो है फ्यूजियामा जो है ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है, क्योंकि यह जो है ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण ही ये बनते हैं, निर्मित हो पाते हैं, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां। हुंडरू जलप्रपात भारत के किस भाग में स्थित है। तो हुंडरू जलप्रपात जो है छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। भारत में जो है छोटा नागपुर पठार पर जो है स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित जो है हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोंग जलप्रपात इस प्रकार के जो है जलप्रपातों का उदाहरण है और ये जो है भारत के छोटा नागपुर क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं जो है छोटा नागपुर पठारों के बारे में। तो छोटा नागपुर पठारों में जो है लोहा, कोयला तथा जो है मैग्नीज के भंडार पाए गए हैं भारत में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में नहीं पाया जाता है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर है तो सुंदरवन क्षेत्र में जो है
सुंदरवन क्षेत्र में जो है प्रमुख जो है सुंदरी वृक्षों के नाम पर मैंग्रोव वन का उल्लेख जो है किया गया है, और यहाँ पर जो है सुंदरी जो है वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि पृथ्वी की सतह पर सबसे जो है ऊपरी परत को भूपर्पटी कहा जाता है। दूसरा कथन है यह महाद्वीपी जो है संहति पर लगभग 5 किलोमीटर और महासागरीय सतह पर 35 किलोमीटर है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 12 में देखा जाए पहला कथन सही है और दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि महाद्वीपीय द्रव्यमान के नीचे इसकी मोटाई जो है लगभग 35 किलोमीटर है और महासागरीय तल के नीचे इसकी मोटाई केवल 5 किलोमीटर ही है। तो इस प्रकार यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13वां, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सबसे पहले समझते हैं भूकंप होता क्या है। तो स्थल मंडलीय प्लेटों की गति के करने पर पृथ्वी की सतह पर एक कंपन उत्पन्न होता है और यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है और इसी कंपन को जो है भूकंप कहा जाता है। लेकिन जो है भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है और उसे जो है हम लोग उद्गम क्षेत्र कहते हैं, और उद्गम क्षेत्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को हम जो है अधिकेंद्र कहते हैं। तो यहाँ पे जो है सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो इस जलप्रपात का नाम है जो है वेनेजुएला का स्थित जो है एंजेल जलप्रपात। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यह जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे जो है ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, स्टैक निम्नलिखित में से किस जो है अपर्दनकारी कारक की अपर्दनकारी स्थलाकृति की विशेषता है? तो यहाँ पे राइट आंसर है समुद्री तरंग की विशेषता है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? पहला है क्षोभ मंडल, यहाँ पर जो है सभी मौसमी घटनाएं घटती हैं। दूसरा कथन है कि मध्यमंडल, इस परत में ओजोन गैस की परत पाई जाती है। तीसरा है समताप मंडल, हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श परत है यह। चौथा है बाह्य वायुमंडल, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है यह। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही ऑप्शन का चयन करना है। तो 16 में देखा जाए, एक तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। टोटल जो है हमारे वायुमंडल में 5 परतें होती हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल और जो है बहिर्मंडल। तो देखा जाए तो क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे जो है महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई जो है 13 किलोमीटर है। हम इस मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं और मौसम की सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण इसी परत के अंतर्गत होते हैं। इसके अलावा क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग जो है समताप मंडल कहलाता है और यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत जो है बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है और इसके फलस्वरूप यहाँ की जो है परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। तो तीसरा भी सही है। अगला है समताप मंडल। तो समताप मंडल एक जो है ऐसी अवस्था है जहाँ पे ओजोन गैस पाई जाती है। यह परत जो है सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है, इसलिए यहाँ पे यह दूसरा गलत हो जाता है। और अगला है बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल में जो है यह जो है आयनमंडल की एक परत का भाग है और यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है और रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे ये गलत हो जाता है। और वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को हम जो है बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। यह वायु की पतली परत होती है और हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती हैं, इसलिए यहाँ पे जो है बहिर्मंडल का ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो है 2 ऑप्शन यहाँ पे सही थे, क्षोभ मंडल और समताप मंडल। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, आत्मन यानी सूर्य तप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है
यह तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा कथन है कि आतपन यानी सूर्य तप की मात्रा उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर घटती जाती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है सूर्य तप की मात्रा जो है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए जो है तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। तो यहाँ पे केवल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, विश्व के सबसे बड़े सर्पों में से एक एनाकोंडा किस प्रकार की वनों में पाया जाता है? तो एनाकोंडा जो है विश्व का सबसे बड़ा सांप है। यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। यह मगरमच्छ जैसे बड़े जानवर को मारकर खा सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर है बी ऑप्शन। ये जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, यह जो है घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्ण कटिबंध के पास पाए जाते हैं और ये क्षेत्र जो है गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है। चूँकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ जो है वृक्षों की पत्तियाँ पूरी तरीके से नहीं झड़ पाती हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन से क्षेत्र अपने फलों की उद्यान कृषि के लिए विश्व के बाग के रूप में जो है जाने जाते हैं? तो विश्व के बाग के रूप में जाने जाते हैं, तो ये है भूमध्य सागरीय क्षेत्र है जिनको जो है विश्व के बाग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन से जो है समशीतोष्ण घास के मैदान है? पहला पंपास, दूसरा प्रेरी, तीसरा सवाना, चौथा वेल्ड, पांचवा जो है कैंपोस, छठा स्टेपी, सातवां डाउन। तो जो पंपास है ये अर्जेंटीना में है और जो है प्रेरी है ये उत्तरी अमेरिका में, वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका में और स्टेपी जो है मध्य एशिया में, डाउन जो है ऑस्ट्रेलिया में। इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाना और कैंपोस यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि जो है सवाना पूर्वी अफ्रीका में है, कैंपोस ब्राज़ील में है और लानोस जो है वेनेजुएला में है। ये जो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, लेकिन हमसे पूछा गया है जो है शीतोष्ण घास के मैदान, समशीतोष्ण घास के मैदान। तो यहाँ पे केवल जो है ये जो है 5 सही होंगे, 2 गलत हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रेरी घास के मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि प्रेरी पश्चिम में रॉकी पर्वत और पूर्व में ग्रेट लेक्स से घिरा हुआ है। दूसरा कथन है इस क्षेत्र में वार्षिक तौर पर मध्य वर्षा होती है जो घास के विकास के लिए आदर्श है। तीसरा कथन है मक्का इस क्षेत्र की प्रमुख फसल है। चौथा कथन है कि मक्का उत्पादन के जो है विशाल अधिशेष के कारण प्रेरी को विश्व के अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 21 में देखा जाए तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, लेकिन चौथा यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है प्रेरीज को प्रायः पर्याप्त गेहूं उत्पादन के लिए जाना जाता है, इसलिए इसे जो है विश्व के अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है, लेकिन मक्का का उत्पादन नहीं किया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा सही है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, सहारा मरुस्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सहारा मरुस्थल 9 देशों में फैला हुआ है। दूसरा कथन है कि सहारा मरुस्थल की जलवायु बहुत गर्म और शुष्क है। तीसरा कथन है इस क्षेत्र में जो है बेडोइन और जो है तुआरेग जनजातियां जो है समूह निवास करती हैं। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सही के लिए पूछा गया है। तो 22 में देखा जाए, एक तो पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है सहारा मरुस्थल जो है एक तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो लगभग जो है 8.54 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह 11 देशों में फैला हुआ है। किन किन में? अल्जीरिया, चाद, मिस्र, लीबिया, माली, मोरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और जो है पश्चिमी सहारा। इसलिए यहाँ पे 9 नहीं होगा, 11 देशों में फैला है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा यहाँ पे सही है कि सहारा मरुस्थल की जलवायु गर्म और अत्यधिक शुष्क है। और इसके अलावा तीसरा स्टेटमेंट है कि जो है यहाँ पे वो भी सही है यहाँ पे, और जो है हाँ तीसरा भी यहाँ पे सही है, दूसरा तीसरा सही है
तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। शाहतूत ऊन निम्नलिखित में से किस जानवर से प्राप्त होती है? तो शाहतूत ऊन जो है तिब्बती मृग से प्राप्त होती है, तिब्बती या जो है चिरू मृग से प्राप्त होती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यह ऊन जो है वजन में हल्का होता है और बेहद ही गर्म होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। सतत विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत दृष्टिकोण और प्रथाओं को बदलना जो है प्रमुख जो है इसका उद्देश्य था। दूसरा कथन है समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने में सक्षम बनाना। तीसरा है पृथ्वी की जीवन शक्ति और जो है विविधता का संरक्षण करना। चौथा है प्राकृतिक संसाधनों की कमी को अधिकतम करना। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 24 में देखा जाए पहला, दूसरा, तीसरा सही है, लेकिन चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। चौथा इसलिए गलत हो जाता है कि प्राकृतिक संसाधनों की कमी को कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य था, ना कि जो है कमी को अधिकतम करना इसका प्रमुख उद्देश्य। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा सही है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है। विश्व के किस क्षेत्र में सबसे प्राचीनतम शैलें पाई जाती हैं? तो विश्व की सबसे पुरानी चट्टानें हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, जो पृथ्वी के निर्माण के 300 मिलियन वर्ष बाद यानी 4300 मिलियन वर्ष पुरानी है। तो ये जो है कहाँ पाई जाती हैं? ऑस्ट्रेलिया में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। डी ऑप्शन करेक्ट है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया जो है बॉक्साइट का शीर्ष जो है वैश्विक उत्पादक देश है और जो है सोने, हीरे, लौह अयस्क, टीन और निकल के उत्पादन में भी अग्रणी जो है देश है। इसके अलावा जो है देश में तांबा, सीसा, जस्ता जो और मैग्नीज के महत्वपूर्ण भंडार भी पाए गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकी देश विश्व भर में उत्पादित स्वर्ण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है उत्पादित करता है? पहला है लीबिया, दूसरा है दक्षिण अफ्रीका, तीसरा है नाइजीरिया, चौथा है जिम्बाब्वे, पांचवा है जायरे। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे देखा जाए तो अफ्रीका में प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन पाए जाते हैं, जिसमें हीरा, सोना और प्लेटिनम जो है प्रमुख है, जो अफ्रीका को हीरा, सोने और प्लेटिनम का उत्पादन करने में एक अग्रणी जो है वैश्विक जो है देश बनाते हैं। और जो है यहाँ पे दुनिया की सोने के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान जो है दक्षिण अफ्रीका का है, जिम्बाब्वे का है और जायरे का है। दूसरा, चौथा, पांचवा यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके अलावा इसी महाद्वीप में पाए जाने वाले अन्य मूल्यवान खनिजों में तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट शामिल है। इसके अलावा तेल भंडार के लिए नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला ऐसे क्षेत्र प्रचलित है जहां पे तेल के भंडार भी पाए गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है बॉक्साइट का सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके अलावा सोने, हीरे, लौह अयस्क, टीन और निकल के उत्पादन भी यहाँ पे उत्पादक जो है देश के रूप में अग्रणी है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। भारत में खनिजों के वितरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा जो है आयातक है। दूसरा कथन है भारत में केरल के कोलार में स्वर्ण भंडार है। तीसरा कथन है भारत विश्व के अग्रणी नमक उत्पादकों और निर्यातकों में से एक है। चौथा कथन है भारत में प्रमुख चूना पत्थर उत्पादक राज्य बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु हैं। तो यहाँ पे गलत कथन को चुनना है कि गलत कौन सा है। तो एक तो देखा जाए तो अभ्रक के भंडार के रूप में झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान है अग्रणी राज्य, और भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, ना कि आयातक। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और कर्नाटका का कोलार है, ना कि जो है केरल का कोलार है, जहाँ पे भारत में स्वर्ण भंडार है। ये भंडार विश्व की सबसे गहरी खदानों में से एक है, जो इस अयस्क के खनन को बहुत महंगी प्रक्रिया बनाते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। इसके अलावा तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, और चौथा स्टेटमेंट के बारे में बात की जाए वो भी यहाँ पे सही है। तो तीसरा, चौथा सही है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 29, ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा जो है अंतर्निहित धूप के रूप में जाना जाता है। तो अंतर्निहित धूप के रूप में जाना जाता है, तो इसे जो है हम कोयला कहेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सबसे पहले जल विद्युत विकसित करने वाला देश था। तो इस देश का नाम क्या है, नॉर्वे है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र के स्थल नहीं है। पलक्कम, मणिकरण, तारापुर, नरोरा, कैगा, पूगा घाटी और जो है काकरापार। तो यहाँ पे दूसरा मणिकरण और पूगा घाटी जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र के स्थल नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में स्थान है, सूची सेकेंड में स्थानीय नाम है। तो जो है झूम कृषि को जो है पूर्वोत्तर भारत में जाना जाता है, और मिल्पा को जो है मेक्सिको में, और रोका को ब्राज़ील में, और लडांग को जो है मलेशिया में। तो इस प्रकार यहाँ पे कोड बनेगा बी ऑप्शन का। ये जो है कृषि के प्रकार है, ये कहाँ पे प्रचलित है ये आपको बताना था, तो इनका कोड का मिलान कर दिया तो सही कोड बनेगा बी ऑप्शन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा अनाज वाणिज्यिक अनाज कृषि में उगाया जाने वाला समान अनाज है। जौ, गेहूं, मक्का और धान। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो वाणिज्यिक फसलों के तहत देखा जाए तो गेहूं और मक्का जो है आमतौर पर जो है व्यावसायिक रूप से उगाए जाने वाले अनाज है। तो गेहूं और मक्का तो दूसरा तीसरा सही है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो है जहाँ पर देखा जाए तो वाणिज्यिक रूप से देखा जाए तो अनाज की कृषि की जाती है, और ये अनाज की कृषि जो है उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के समशीतोष्ण घास के मैदानों में की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, रोपण कृषि के बारे में पूछा गया है। कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि रोपण कृषि प्रमुखतः विश्व के समशीतोष्ण क्षेत्रों में की जाती है। दूसरा कथन है इस कृषि में बड़ी मात्रा में श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। तीसरा कथन है इस कृषि के लिए परिवहन नेटवर्क का विकास आवश्यक है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो एक तो देखा जाए तो वाणिज्यिक कृषि के तहत जो है आती है रोपण कृषि, जिसमें चाय, कॉफ़ी, गन्ना, काजू, रबड़, केला और कपास की एकल फसलें उगाई जाती हैं। और जो है रोपण कृषि प्रमुखतः विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। इसके अलावा जो है इस कृषि की जो है प्रणाली में देखा जाए तो श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। तो दूसरा ऑप्शन सही है, लेकिन पहला यहाँ पे गलत था, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये की जाती है, ना कि समशीतोष्ण क्षेत्रों में। इसके अलावा जो है तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है, तो दूसरा तीसरा सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, भारत के किस भाग में एक वर्ष में धान की 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। तो भारत में जो है धान की जो है देखा जाए फसलें जो है पश्चिम बंगाल और जो है बांग्लादेश जैसी जो है कुछ क्षेत्र है जो जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल है, जहां एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जहाँ तक धान की खेती की बात रही, तो धान जो है एक खाद्य फसल है, और यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में धान उगाया जाता है, और इसके लिए उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। और जालोढ़ चिकनी मृदा इसकी वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त मृदा है, जो जल को बनाए रखने में सहायक होती है। चीन धान के उत्पादन में सबसे जो है आगे है, उसके बाद भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र का स्थान आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, कपास की कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है शर्तें आवश्यक हैं। पहला है मध्यम तापमान और अधिक वर्षा, दूसरा है काली और जलोढ़ मृदा, तीसरा है 200 से अधिक जो है शीत रहित जो है दिवस। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें।
तो 36 में देखा जाए तो कपास जो है सूती वस्त्र उद्योग के लिए मुख्य कच्चे माल में से एक होता है और इसके लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है और हल्की वर्षा की आवश्यकता होती है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत होगा और दूसरा तीसरा सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा चीन, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र जो है कपास के प्रमुख उत्पादक देश हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 है। टिस्को की स्थापना वर्ष 1907 में जो है साक्ची में स्वर्ण रेखा और जो है दूसरी जो है किस नदी के संगम के निकट की गई थी? तो इस नदी का नाम बताना है। तो इस नदी का नाम है जो है खरकई नदियों के संगम पर की गई थी और ये झारखंड में स्थित है और बाद में जो है साक्ची का नाम बदलकर जमशेदपुर कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है। निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पे ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है, तो इस झील का नाम है जो है येलोस्टोन झील। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जो येलोस्टोन झील है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित झील है। तो हाँ ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 है। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो यहाँ पे 39 का राइट आंसर है अहमदाबाद को कहा जाता है, क्योंकि अहमदाबाद जो है गुजरात में साबर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पहली मिल जो लगी थी वह 1859 में स्थापित की गई और यह जल्द ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र उत्पादक शहर बन गया। इसलिए अहमदाबाद को अक्सर जो है भारत का मैनचेस्टर नाम की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? तो यह जो है 2015 में शुरू की गई और इसका लक्ष्य जो है 2016 से 2020 तक 1 करोड़ भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित करना था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व क्या है? तो इसका औसत घनत्व जो है कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और संपूर्ण विश्व में की बात की जाए तो 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और दक्षिण मध्य एशिया में जनसंख्या का घनत्व जो है सबसे अधिक है। उसके बाद जो है पूर्व में और फिर जो है दक्षिण पूर्व एशिया का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? पहला राजस्थान, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो 42 में देखा जाए तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, लेकिन यहाँ पे मणिपुर नहीं है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, चौथा सही है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 43 है। भारत का कौन सा राज्य म्यांमार सीमा पर स्थित नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए म्यांमार सीमा पर स्थित नहीं है कौन सा राज्य? म्यांमार सीमा पर एक तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है, लेकिन यहाँ पे त्रिपुरा नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो है भारत और म्यांमार की सीमा जो है लगभग 1643 किलोमीटर लगती है। अगला क्वेश्चन नंबर 44 है। पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत पर्वतमालाएं निम्नलिखित में से किस हिमालय का हिस्सा है? तो यह जो है लघु हिमालय का हिस्सा है। यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब लघु हिमालय कहते किसे हैं इसको समझ लेते हैं। तो हिमाद्री की दक्षिण की श्रृंखला सबसे अधिक ऊबड़ खाबड़ जो है पर्वत श्रृंखला है और इसी को ही जो है हम लोग हिमाचल या लघु हिमालय कहते हैं। और इसमें मुख्य रूप से अत्यधिक संपीड़ित और पर्वतीय चट्टानें शामिल हैं और जिनकी ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर के बीच है और औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर है। और पीर पंजाल पर्वतमाला सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण है, जबकि धौलाधारा और महाभारत पर्वतमाला भी काफ़ी उल्लेखनीय है, लेकिन जो इसका उदाहरण है वो लघु हिमालय ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। गंगा का मैदान निम्नलिखित में से कौन सी नदियों के मध्य विस्तृत है? तो गंगा का मैदान जो है घग्गर और तीस्ता नदियों के मध्य स्थित है, तो यहाँ पे राइट आंसर है डी ऑप्शन। और यह जो है उत्तर भारत में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और आंशिक रूप से झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी विस्तृत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है ये गोदावरी नदी के दक्षिण में एक जो है त्रिकोणीय भूभाग है। दूसरा कथन है ये पश्चिम में अधिक ऊंचा है तथा पूर्व की ओर जो है क्रमशः ढलान वाला है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो एक तो पहला यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि दक्कन का पठार जो है नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित एक त्रिकोणीय भूभाग है और दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा है तथा पूर्व की ओर जो है क्रमशः ढलान वाला है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि ये सतत है तथा उन्हें केवल दर्रों के माध्यम से ही पार किया जा सकता है। दूसरा कथन है कि वे पूर्वी घाट से ऊंचे हैं। तीसरा कथन है कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः कम होती जाती है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पर 47 में राइट आंसर क्या होगा? पहला सही है, दूसरा सही है, लेकिन तीसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः बढ़ती जाती है और इस भाग के शिखर कौन कौन से हैं? अनाईमुडी है तथा जो है डोडा बेटा है। तो यहाँ पे तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। इरमिंजर धारा कहाँ प्रवाहित होती है? तो इरमिंजर धारा जो है उत्तरी अटलांटिक में प्रवाहित होने वाली गर्म धारा की एक शाखा है, जो आइसलैंड के दक्षिण तट के साथ जो है मुख्य रूप से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से जो है बिहार की औसत ऊंचाई के बारे में बात की जाए तो पूर्वी भाग में स्थित है बिहार, ठीक है, और बिहार जो है उत्तर में नेपाल और पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। और समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई जो है 173 फीट यानी लगभग 53 मीटर है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय मानक समय रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो यह जो है भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, लेकिन तेलंगाना से होकर नहीं गुजरती है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल सीमा पर स्थित नहीं है? नेपाल सीमा पर स्थित नहीं है। तो 51 में देखा जाए तो बिहार की सीमा जो है उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल और उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड से लगती है। 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, जिसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज शामिल है। लेकिन शिवहर जो है वह नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन तथा दुर्लभ एवं वैश्विक स्तर पर संकटग्रस्त वन्य जीवों जैसे लवड़ी जल के मगरमच्छ, वाटर मॉनिटर लिजर्ड, गंगा डॉल्फिन तथा ओलिव रिडले कछुओं का पर्यावास है? उस स्थल का नाम बताना है। तो उस स्थल का नाम है सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। 60% भाग जो है बांग्लादेश में और शेष 40% भाग जो है इस रिजर्व का भारत में आता है। 1987 में भारत ने और 1997 में बांग्लादेश ने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको मान्यता दी
और भारत में सुंदरवन आर्द्रभूमि को जनवरी 2019 में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता दी गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए। सिंचाई परियोजना का मिलान करना है, किस जिले में है? तो जो है गौरोल सिंचाई परियोजना जो है दरभंगा जिले में है, और मोहाने नदी योजना जो है गया में है, और बालूघाट सिंचाई परियोजना जो है मधुबनी में है, और जैतपुरा पंप नहर परियोजना जो है कैमूर में है। तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। महानंदा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो महानंदा नदी जो है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हिमालय से निकलती है, यह गंगा की एक सहायक नदी है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह नदी बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है और दक्षिण पूर्व दिशा में आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश में गोदावरी में गंगा से मिल जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान तराई आर्क लैंडस्केप का भाग है? पहला है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो राइट आंसर है पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा यहाँ पे मानस वाला गलत है। ये जो तराई आर्क लैंडस्केप है इसका विस्तार जो है पश्चिम में यमुना नदी और पूर्व में भागमती नदी के मध्य क्षेत्र में लगभग 810 किलोमीटर तक है, और इसमें शिवालिक पहाड़ियाँ, समीपवर्ती भाबर क्षेत्र और तराई बाढ़ के मैदान शामिल है। और यह क्षेत्र जो है भारतीय राज्यों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ साथ नेपाल की निचली पहाड़ियों तक विस्तृत है। और यह क्षेत्र भारत के कुछ सबसे प्रसिद्ध बाघ आरक्षित क्षेत्र और संरक्षित क्षेत्रों को शामिल करता है, जैसे कि कॉर्बेट बाघ आरक्षित क्षेत्र, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और दुधवा बाघ आरक्षित क्षेत्र और वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र। लेकिन मानस राष्ट्रीय उद्यान का यहाँ पे जिक्र नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो पहला, दूसरा, तीसरा यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। सर्पगंधा पादप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसका उपयोग रक्तचाप के उपचार के लिए किया जाता है। दूसरा कथन है ये केवल भारत में पाया जाता है। तो सही कथन का यहाँ पे चुनाव करना है। तो 56 में देखा जाए ए और जो है बी दोनों सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का एकमात्र देश है जिसमें बाघ और शेर पाए जाते हैं? तो भारत जो है विश्व का एकमात्र देश है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। और गुजरात में गिर वन ऐसा क्षेत्र है जहां पर भारतीय शेरों का प्राकृतिक पर्यावास है। यह एशियाई शेरों का बचा हुआ अंतिम पर्यावास भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। वेदांतथंगल पक्षी अभयारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह कर्नाटक में स्थित है। दूसरा है इसे वर्ष 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, यह कर्नाटक में नहीं बल्कि तमिलनाडु में है। और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। जन्म दर एक वर्ष में प्रति हजार व्यक्ति पर जीवित जन्मों की संख्या है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। पुजीवारा प्रभाव जो चर्चा में बना हुआ है वह क्या है? वह जो है तब होता है जब दो जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक दूसरे के नजदीक आते हैं। वे एक साझा केंद्र बना सकते हैं जिससे दोनों तूफान एक केंद्रीय बिंदु के चारों ओर घूर्णन करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। दूसरा कथन है कि राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिमंडल को पद से हटा सकती है। तीसरा कथन है कि प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे सही कथन को चुनना है। तो 61 में देखा जाए
तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है, जबकि पहला और दूसरा यहाँ पे गलत हो जाता है। क्योंकि जो है संविधान के अनुच्छेद जो है 75 में यह कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ना कि 74 में। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि जब तक जो है उसे लोकसभा के अधिकांश सदस्यों का विश्वास जो है प्राप्त रहता है, यानी लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिमंडल को पद से हटा सकती है। तो यहाँ पे राज्यसभा नहीं होगा, लोकसभा होना चाहिए। तो सही जवाब होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है, हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त नौ सैन्य अभ्यास मालाबार में भाग लिया? तो किस देश ने भाग लिया? 62 का सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भाग लिया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है, हाल ही में खबरों में रहा उचित एवं लाभकारी मूल्य निम्नलिखित में से किस फसल पर लागू होता है? तो यह जो है गन्ने पे लागू होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और FRP को सरकार ने वर्ष 2009 में जो है 1966 जो है गन्ना नियंत्रण आदेश था, उसके तहत जो है इसको अवकलित किया था। और FRP प्रणाली ने जो है चीनी मिलों के लाभ और हानि के बावजूद किसानों को समय पर भुगतान करने का आश्वासन भी प्रदान किया और डिलीवरी के 14 दिनों के भीतर जो है किसानों का भुगतान करने का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है, गोल्डी लॉक्स परिदृश्य जो कभी कभी खबरों में रहता है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह जो है अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति है जहां स्थितियां पूरी तरीके से संतुलित है, ना तो बहुत अधिक और ना ही बहुत अधिक कम है। यहाँ पे और कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला कथन है कि वर्ष 1988 के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। दूसरा कथन है कि भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 324 से 329 चुनावी प्रणाली के संबंध में प्रावधान करते हैं। तो यहाँ पे सही कथन को चुनना है। तो एक तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान के भाग जो है 15 में अनुच्छेद 324 से 329 जो है चुनावी प्रणाली के संबंध में प्रावधान करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला ही सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 166, गगनयान मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि गगनयान परियोजना का उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों के दल को 400 किलोमीटर की कक्षा में प्रक्षेपित करके और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाकर मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमताओं का प्रदर्शन करना है। दूसरा कथन है कि इसरो ने LV-M3 रॉकेट एक अच्छी तरीके से सिद्ध और विश्वसनीय जो है भारी भरकम लॉन्चर को गगनयान मिशन के लिए प्रक्षेपण वाहन के रूप में नामित किया है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 66 में देखा जाए तो दोनों कथन सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सिकल सेल रोग जो है वंशानुगत श्वेत रक्त कणिकाओं संबंधी विकारों का एक समूह है। दूसरा कथन है कि सिकल सेल रोग में हीमोग्लोबिन असामान्य होता है, जिसके कारण जो है RBC कठोर और चिपचिपे हो जाते हैं और ऐसे आकार के कृषि उपकरण जैसे दिखाई देते हैं, जिसे सिकल कहा जाता है। तीसरा कथन है वर्ष 2023 में शुरू किए गए राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य 2050 तक भारत से सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करना है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे सही कोई सा भी नहीं है, सारे ही ऑप्शन यहाँ पे गलत है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो है सिकल सेल रोग जो है एक जो है वंशानुगत हीमोग्लोबिन विकार है, जो आनुवंशिक उत्परिवर्तन द्वारा जो है विशेषता है, उत्परिवर्तन की विशेषता है, जिसके कारण जो है लाल रक्त कोशिकाएं यानी RBC अपने समान गोल आकार के बजाय
सिकल या अर्धचंद्राकार आकार जो है धारण कर लेती हैं, ना कि जो है WBC, यहाँ पे RBC होना चाहिए था। और इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है और तीसरा भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो है 2047 होना चाहिए था, यहाँ पे 2047 होना चाहिए था। अगला है क्वेश्चन नंबर 68 है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि स्वयं सहायता समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि पंचायती राज मंत्रालय ने लखपति स्वयं सहायता समूह महिला पहल की शुरुआत की है। दूसरा कथन है बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम समर्थित बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना का नेतृत्व कर रही है, जिसे स्थानीय रूप से जीविका के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे जो है लखपति दीदी एक जो है स्वयं सहायता समूह की सदस्य होती हैं, जिसकी वार्षिक घरेलू आय जो है कम से कम 1 लाख रुपए होती है, जो 4 कृषि मौसमों का व्यावसायिक चक्रों में बनी रहती है और 10,000 रुपये मासिक से अधिक जो है इनकी आय होती है। और इस पहल के लिए नोडल मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और इसकी घोषणा 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के संबोधन पर प्रधानमंत्री द्वारा किया गया और 2024 के बजट में 2 करोड़ से बढ़ाकर बजट को 3 करोड़ कर दिया गया इस योजना के लिए। और बिहार में जो है कहा गया है कि बिहार सरकार जो है ग्रामीण विकास विभाग के तहत ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी के माध्यम से विश्व बैंक समर्थित ग्रामीण आजीविका परियोजना का नेतृत्व कर रही है, जिसे जो है जीविका के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम नहीं होगा, यहाँ पे जो है क्या होगा, विश्व बैंक होगा, इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। हाल ही में खबरों में रहा बेलेम घोषणा पत्र क्या है? तो बेलेम घोषणा पत्र जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की रक्षा करने और अमेजन को जो है अपरिवर्तनीय क्षति को रोकने के साथ साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक रोड मैप है। और जो है यह जो है अमेजन शिखर सम्मेलन जो 9 अगस्त 2023 को हुआ, उस दौरान इसको जो है परिक्षेपित किया गया और इस दिशा में जो है कार्य करने पर जो है सहमति व्यक्त की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। एशियाई प्रीमियम जो चर्चा में है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन द्वारा एशियाई देशों से ली जाने वाली जो है अतिरिक्त राशि है। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। न्यूमा एयरफील्ड जो भारत का सबसे ऊंचा लड़ाकू एयरफील्ड बनने वाला है, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है लद्दाख में जो है बनने वाला है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और न्योमा गांव जो है पेंगोंग त्सो के दक्षिणी तट के करीब जो है 13,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित गांव है एक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसे भारतीय संविधान के 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा पारित किया गया। दूसरा कथन है यह लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करता है। तो सही कथन को यहाँ पे चुनना है। तो 72 में देखा जाए तो यहाँ पे यह 106वां संशोधन है और इसमें जो है इस अधिनियम के माध्यम से जो है विधानसभाओं, लोकसभा और जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में सभी सीटों में से 1/3 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित करने का आदेश देता है, जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए भी आरक्षित सीटें शामिल हैं। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। पीएम विश्वकर्मा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। दूसरा कथन है कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय इस योजना के लिए नोडल मंत्रालय है।
तीसरा कथन है यह योजना लोहार, सुनार, मिट्टी के बर्तन, बढ़ईगिरी और मूर्ति कला जैसे विभिन्न व्यवसायों में लगे पारंपरिक कारीगरों एवं शिल्पकारों के उत्थान हेतु बनाई गई है। चौथा कथन है कि विश्वकर्मा योजना के लिए पंजीकरण गांवों में सामान्य सेवा केंद्रों पर पूरा किया जा सकता है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो एक तो यहाँ पे दूसरा सही नहीं है और पहला भी सही नहीं है, पहला भी सही नहीं है। क्योंकि यह जो है सारे क्षेत्रों में लागू है, ना कि केंद्र प्रायोजित योजना है। और इसका नोडल मंत्रालय जो है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय है इसका नोडल मंत्रालय, इसलिए दूसरा भी गलत है। और तीसरा चौथा यहाँ पे सही है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। अफ्रीकी संघ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है जो है 54 सदस्यों का समूह है ये, जबकि ये 55 जो है सदस्यों का समूह है। तो पहला गलत हो गया और इसे 2002 में बनाया गया, ये यहाँ पे सही है। और तीसरा भी यहाँ पे सही है कि इसने अफ्रीकी एकता संगठन का स्थान लिया, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी। तो दूसरा तीसरा सही है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। आदित्य L1 मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह सूर्य का अध्ययन करने वाला भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन है। दूसरा कथन है आदित्य L1 मिशन को पूरा करने के लिए जो है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का प्रयोग किया गया है, यानी GSLV का प्रयोग किया गया है। तो सही कथन यहाँ पे भी चूज करना है। तो 75 में देखा जाए पहला सही है, दूसरा यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि यह PSLV का भाग है, PSLV का भाग है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा, दूसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है अब्राहम समझौते का हिस्सा नहीं है? तो इसमें जो है संयुक्त अरब अमीरात हिस्सा है, बहरीन हिस्सा है, इजराइल हिस्सा है। और यह समझौता 2020 में किया गया, लेकिन इसमें सऊदी अरबिया इसका हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस समझौते का नाम जो है बाइबल के अब्राहम के संदर्भ में रखा गया है, जिसे यहूदियों और अरबों का एक समान पूर्वज माना जाता है, जो इसमें शामिल पक्षों के बीच रिश्तेदारी के प्रतीकात्मक बंधन को दर्शाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से किसने जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है असम में जो है सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और जो है कछार कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के निदेशक हैं जो है श्री डॉक्टर आर रवि कन्नन, इनको जो है ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है? तो इसका नाम है जो है शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। विश्व के किस शहर ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है? तो दिवालिया किसने घोषित किया है? ब्रिटेन के दूसरे सबसे बड़े शहर है जो है बर्मिंघम, इसने जो है खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है और $954 मिलियन के बराबर वेतन दावों के कारण सभी गैर जरूरी खर्चों को रोक दिया है। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। किस नगर निगम ने अपशिष्ट के बदले नगद योजना शुरू की है? तो पटना नगर निगम ने जो है एक अभिनव पहल शुरू की है, जिसका नाम है अपशिष्ट के लिए नगद योजना, जिसका उद्देश्य जो है नागरिकों के लिए अपशिष्ट को धन में बदलना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, बिहार में दूसरा बाघ अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया जाना है? तो यह जो है पश्चिमी चंपारण जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद जो है बिहार को कैमूर जिले में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में दूसरा बाघ अभयारण्य मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन कैमूर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वर्ष 1992 में शुरू किया गया जो है सुप्रचारित वन्यजीव अभियान है? तो इस वन्यजीव अभियान का नाम है प्रोजेक्ट एलिफेंट, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इसमें जो है 23 जो है राज्यों को शामिल किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में उच्चावच दे रखा है, सूची सेकंड में भू क्षेत्र का प्रतिशत दे रखा है। तो यहाँ पे पर्वत का जो है देखा जाए तो पर्वत का परसेंटेज कितना है, पर्वत कितने भाग पर है? तो यहाँ पे जो है पर्वत है जो है 30% और पठार है 27% और मैदान है 43%। इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84, नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है काली मृदा के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा कथन काली मृदा के बारे में सही नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए सी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है कि इनमें आमतौर पर जो है कैल्शियम कार्बोनेट की कमी होती है। इनमें जो है हम देखा जाए तो फॉस्फोरिक सामग्री की कमी होती है, ना कि कैल्शियम कार्बोनेट की। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सही थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है अटल भूजल योजना में शामिल नहीं है? तो अटल भूजल योजना में कौन सा देश शामिल नहीं है ये यहाँ पे देखना है। तो अटल भूजल योजना में गुजरात शामिल है, हरियाणा है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, लेकिन बिहार इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, किस भारतीय राज्य ने सबसे पहले सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाया? तो तमिलनाडु भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसने राज्य भर में सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बना दिया। इसमें दोषियों को दंडित करने के लिए कानूनी प्रावधान भी है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सी फसल वायु से नाइट्रोजन को स्थिर करके मृदा की जो है उर्वरता को बहाल करने में मदद नहीं करती है? तो यहाँ पे राइट आंसर है 87 का अरहर है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? तो देखा जाए तो मूंगफली एक खरीफ फसल है जो देश में उत्पादित प्रमुख तिलहनों का लगभग आधा हिस्सा है। और गुजरात में जो है गुजरात जो है देश में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक जो है राज्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में जो है बैलाडीला पर्वतमाला में निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क पाया जाता है? तो कौन सा लौह अयस्क पाया जाता है? तो 89 का देखा जाए यहाँ पे जो है यहाँ पे पाया जाता है हेमेटाइट पाया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में पहली बार जूट मिल स्थापित की गई?
तो पहली बार जूट मिल जो है 1855 में कोलकाता के पास जो है रिसरा में स्थापित की गई और वर्ष 1947 में जो है विभाजन के बाद जो है जूट मिलें भारत में ही नहीं लेकिन जूट उत्पादन क्षेत्र का लगभग 75% जो है बांग्लादेश में जो है हिस्सा चला गया क्योंकि बांग्लादेश का विभाजन हो गया। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे किनको जोड़ता है? तो यह जो है 4 राष्ट्रीय राजमार्गों का एक नेटवर्क है जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता के प्रमुख महानगरीय शहरों को चतुर्भुज संरचना में जोड़ता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन से 2 युग्म पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं? तो ये है सिलचर और पोरबंदर। सिलचर और पोरबंदर है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, स्वतंत्रता दिवस 2023 पर बिहार सरकार के किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में जो है 13 झांकियां प्रदर्शित की गई जिसमें कृषि विभाग की झांकी को शीर्ष पायदान पे रखा गया है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। इसके अलावा कला, संस्कृति और युवा विभाग तथा जीविका ने जो है संयुक्त रूप से दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि नगर विकास एवं आवास विभाग तथा पर्यटन और वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से किस स्थान पर देश के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन किया गया? तो ये कहाँ पर है? ये पटना के जो है पटना में है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और यह केंद्र जो है एक समय में लगभग 25,000 छात्रों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करने में कुशल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, बिहार के निम्नलिखित में से किस शिक्षक को वर्ष 2023 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है? अनिल कुमार सिंह, द्विजेंद्र कुमार सुमन, कुमारी गुड्डी, अनिकेत कुमार सिंह। तो यहाँ पे पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, इन तीनों को मिला है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय जीवी अमावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर खेल स्पर्धा में बिहार के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो हाल ही में जो है स्वर्ण पदक जीता है। तो 98 का करेक्ट आंसर है, इनका नाम है गौरव भारती। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और इन्होंने बिहार के लिए स्वर्ण पदक जीता है 25 मीटर जो है खेल स्पर्धा में, और वह पटना के जो है भंवर पोखर मोहल्ले के निवासी हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। पीछे 2 क्वेश्चन छूट गए थे जल्दबाजी में, तो उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गैंडे को फिर से बसाने के उपाय सुझाने हेतु राइनो टास्क फोर्स का गठन किया है? तो 96 का करेक्ट आंसर है, बिहार सरकार ने किया है। और यह जो है पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जो है गैंडों को फिर से बसाने की उपाय सुझाने के लिए एक जो है राइनो टास्क फोर्स का गठन किया है। और जो ये है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, यह जो है केवल जो है यहाँ पे एक गैंडा है और पटना चिड़ियाघर में 14 गैंडे हैं। और अगले 2 वर्षों में जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गैंडों वाले क्षेत्रों को 5% तक जो है बढ़ाने का जो है लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से किसने सबसे छोटी जो है लकड़ी की चम्मच बनाने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इनका नाम क्या है? शशिकांत प्रजापति। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इन्होंने 1.6 जो है मिलीमीटर की जो है सबसे छोटी लकड़ी की चम्मच बनाने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। और ये जो इंच में बात की जाए तो 0.06 जो है इंच है इसकी जो है चम्मच का साइज। और उन्होंने जो है नवरत्न प्रजापति मूर्तिकार द्वारा बनाए गए 2 मिमी के जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 99, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इस योजना का उद्देश्य स्कूल जाने वाली युवा लड़कियों को अच्छी स्वच्छता प्रथाओं के बारे में शिक्षित करना है। दूसरा कथन है कि राज्य सरकार सभी सरकारी स्कूलों की कक्षा
5 से 12 तक की जो है छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाएगी। तो सही कथन को यहाँ पे चुनना है। पहला कथन सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है। ये जो है 7 से 12 तक की छात्राओं के लिए है, इसलिए दूसरा कथन गलत था। पहला सही था, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। बिहार से निम्नलिखित में से किसे टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2023 के शीर्ष 100 लोगों में शामिल किया गया है? तो पटना के मूल निवासी है सायस कपूर। इनको जो है 100 लोगों को टाइम मैगजीन ने जो 100 लोगों की सूची बनाई है उसमें इनको शामिल किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उन्हें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उनके कार्य के लिए जो है यह सम्मान मिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला राज्य था? तो इस राज्य का नाम है जो है राजस्थान। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू ने नागौर जिला में इस योजना का उद्घाटन किया था। इसके पश्चात जो है राजस्थान के तुरंत बाद जो है उसी वर्ष ही आंध्र प्रदेश ने भी पंचायती राज प्रणाली को अपना लिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसने भारत के संविधान में एक नया भाग 10वां जोड़ा। दूसरा कथन है यह महिलाओं के लिए कुल सीटों की संख्या के आधे से कम आरक्षण का प्रावधान करता है। तो 102 में देखा जाए तो दोनों ही कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि इसमें भाग 9 जोड़ा गया और जिसमें जो है अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक के प्रावधान सम्मिलित किए गए। और दूसरा भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है इसमें 1/3 सीटों का प्रावधान किया गया। तो दोनों ही कथन गलत है, इसलिए डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद का उल्लेख जो है 2 अनुच्छेदों में मिलता है, अनुच्छेद 74 और 75 में। और यह जो है मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। राज्य का नाम परिवर्तित करने के लिए संसद को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान करना चाहिए? तो अनुच्छेद 3 जो है संसद को यह अधिकार देता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। सचेतक के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसका उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है। दूसरा कथन है कि प्रत्येक राजनीतिक दल चाहे वह सत्ताधारी हो या विपक्ष या संसद में अपना सचेतक होता है। यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो 105 में देखा जाए तो दोनों में से देखा जाए पहला कथन यहाँ पे गलत है, दूसरा यहाँ पे सही है। क्योंकि जो है भारतीय संविधान में देखा जाए सदन की नियम और संसदीय कानून किसी में भी जो है सचेतक के पद का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। सचेतक का होता है विप जारी करने वाला। यह हर एक पार्टी का अपना जो है विप जारी करता होता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में देखा जाए तो बी ऑप्शन सही है कि उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में संविधान संशोधन अधिनियम दे रखा है, सूची सेकेंड में उन्हें विषय दे रखा है। तो 107 में देखा जाए तो 52वां संशोधन अधिनियम था। इसमें प्रावधान किया गया कि जो है राजनीतिक दल जो है राजनीतिक दल बदलने पर राज्य की विधानसभा सदस्यों एवं संसद सदस्यों को अयोग्य ठहराया जा सकता है। तो इसका मिलान होगा जो है तीसरे से, इसका मिलान हो जाएगा तीसरे से। 61वां संशोधन अधिनियम था। इसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इसका मिलान दूसरे से हो जाएगा। और 73वां संशोधन अधिनियम था। इसका मिलान हो जाएगा पहले से, पंचायती राज से। और 86वां संशोधन अधिनियम है, इसका जो है मिलान होगा चौथे से, शिक्षा के अधिकार से। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला कथन है इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। दूसरा कथन है कि 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक शब्द शामिल किए गए। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 108 में देखा जाए पहला कथन सही है, दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। दूसरा इसलिए गलत है कि 42वें संशोधन अधिनियम जो 1976 में हुआ, इसमें प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किए गए, ना कि पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक शब्द। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित वादों पर विचार करें। केशवानंद भारती मामला, गोलकनाथ मामला, मेनका गांधी मामला, मिनर्वा मिल्स मामला। तो ये केशवानंद भारती मामला हुआ 1973 में और गोलकनाथ मामला हुआ 1967 में और मेनका गांधी मामला आया 1978 में और मिनर्वा मिल्स मामला आया 1980 में। तो इस प्रकार यहाँ पे जो है क्रमबद्ध देखा जाए तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के संबंध में सही नहीं है? तो यहाँ पे इसका गठन क्रिप्स मिशन प्रस्ताव द्वारा किया गया, ये गलत है। इसका गठन जो है वर्ष 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन द्वारा किया गया और इसकी पहली बैठक जो है 9 अप्रैल 1946 को हुई और 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के लिए संविधान सभा के रूप में पुनः गठित किया गया इसको। तो दोनों गलत हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, पहला गलत है, दूसरा सही है कि इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और यह पूर्ण रूप से निर्वाचित निकाय था, यह भी यहाँ पे गलत है। यह भी यहाँ पे गलत है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111 है। सूची 1 को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में संविधान सभा की समितियां हैं, सूची सेकेंड में उनके अध्यक्ष हैं। तो 111 में देखा जाए तो प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल थे, पहले से मिलान हो जाएगा। सदन समिति के जो सदन समिति के जो अध्यक्ष थे बी पट्टाभी सीतारमैया थे इसके अध्यक्ष, तो इसका चौथे से मिलान हो जाएगा। प्रक्रिया नियम समिति के जो अध्यक्ष थे, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी। यहाँ पे राइट आंसर बनेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112 है। छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो छठी अनुसूची जो है मणिपुर से संबंधित नहीं है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है, क्योंकि छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान करती है ताकि इन राज्यों में आदिवासी आबादी के अधिकारों की रक्षा की जा सके। इसका प्रावधान अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) के तहत किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113 है। निम्न अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नहीं आता है? तो मतलब कौन सा कथन अनुच्छेद 19 के तहत नहीं आता है? तो अनुच्छेद 19 में काफ़ी प्रावधान किए गए हैं, लेकिन भारत के बाहर यात्रा करने का अधिकार अनुच्छेद 19 में नहीं दिया गया है। 6 अधिकार दिए गए हैं, उनमें से ये 3 भी सम्मिलित है, लेकिन भारत से बाहर यात्रा करने का अधिकार नहीं है उसमें। अगला है क्वेश्चन नंबर 114 है। अभिकथन ए दे रखा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन या उससे असंगत करने वाले सभी कानून जो है शून्य और अमान्य है। कारण आर दे रखा है कि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी जो है संवैधानिक संशोधन को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, जो कि दस्तावेज के मूल ढांचे का एक घटक है। तो यहाँ पे जो है 114 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन तो असत्य था, लेकिन आर यहाँ पे सही था, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 115 है। भारत की संविधान की 9वीं अनुसूची
भारत के निम्नलिखित जो है संवैधानिक संशोधन अधिनियमों में से किसके द्वारा सम्मिलित की गई? तो यह जो है प्रथम संशोधन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राजनीति के निम्नलिखित निदेशक सिद्धांतों में से कौन सा सम्मिलित किया गया है? तो इसमें जो है बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर सुनिश्चित करना सम्मिलित किया गया है और हाँ बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और ये जो है इसके तहत जो है 36 से लेके 51 तक के अनुच्छेदों को वर्णित किया गया भाग जो है 4 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117 है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 51A के तहत मूल कर्तव्य नहीं है? तो यहाँ पे गाय बछड़े तथा दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118 है निम्नलिखित में से कौन सी जो है संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? तो 118 का करेक्ट आंसर है कि जो है नम्य संविधान जो है संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। बाकी जो है उसकी विशेषता है दोहरी सरकार यानी केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकार, लिखित संविधान, क्षेत्रीय और केंद्रीय सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनी विधायिका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119 है प्रोटेम स्पीकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि प्रोटेम स्पीकर संसद में कार्रवाई संचालित करने के लिए सीमित समय अवधि के लिए नियुक्त एक अस्थायी स्पीकर होता है। दूसरा कथन है कि जब सदन द्वारा नए स्पीकर का चुनाव किया जाता है तब प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे पहला दूसरा दोनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120 है भारत के राष्ट्रपतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम सही है? तो यहाँ पे जाकिर हुसैन साहब थे 1967 में से 1969 तक जो है राष्ट्रपति रहे, फिर वीवी गिरी रहे 1969 से 74 तक, फिर फखरुद्दीन अली अहमद रहे 1974 से 77 तक, फिर जो है शंकर दयाल शर्मा रहे 1992 से 97 तक। ये कूट जो है सही सुमिलित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121 है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला कथन सही है और यहाँ पे दूसरा कथन यहाँ पे गलत है क्योंकि राज्यसभा का अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, ये यहाँ पे गलत है क्योंकि लोकसभा की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। यदि उपाध्यक्ष भी संयुक्त बैठक में अनुपस्थित हो तो राज्यसभा का उप सभापति अध्यक्षता कर सकता है। तो यहाँ पे दूसरा कथन गलत है, पहला यहाँ पे सही है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, अरे नहीं, सही के लिए पूछा गया ना। हाँ, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 है निम्नलिखित में से कौन सी जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की एक विशेषता नहीं है? तो 122 में देखा जाए तो इसकी विशेषता कौन सी नहीं है कि इसने कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार में शामिल होने या स्थानीय लोगों से उपहार या रिश्वत स्वीकार करने पर जो है प्रतिबंध लगा दिया, ये इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किसी संविधान की नवीन विशेषता माना है? तो 123 में देखा जाए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को जो है संविधान की नवीन विशेषता माना, जिसका उल्लेख जो है भाग 4 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 निम्नलिखित में से कौन सी आधिकारिक भाषा जो है 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा सम्मिलित की गई? तो इस भाषा का नाम क्या है? जो है डोगरी भाषा है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। डोगरी के अलावा जो है बोडो,
मैथिली और संथाली भाषा को भी सम्मिलित किया गया था। इसके अलावा जो है 96वां संविधान संशोधन हुआ 2011 में, उसमें उड़िया का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, अच्छा पहला भी सही है यहाँ पे, पहला और तीसरा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो भारत की चुनाव की पद्धति जो है आयरलैंड की जो है संविधान से ली गई है, जिसमें जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है उस जो है प्रक्रिया के माध्यम से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126, अभिकथन ए दे रखा है कि भारत जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का पालन करता है। कारण आर दे रखा है कि भारत में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि देश पर शासन करने और कानून बनाने का अंतिम जो है अधिकार रखते हैं। तो 126 में सही कथन को चुनना है। तो 126 में देखा जाए ए आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या कर पा रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की विशेषता निम्न में से ली गई है। तो 127 में देखा जाए यह जो है वाइमर संविधान से ली गई है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो ये जो वाइमर संविधान है ये जर्मनी का वाइमर संविधान है। तो मतलब याद रखने वाली बात है, कभी कभी वाइमर के नाम से भी क्वेश्चन पूछ देता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये जर्मनी का संविधान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128, भारतीय संविधान को बारगेनिंग फेडरलिज्म के रूप में वर्णित किया गया है। बारगेनिंग फेडरलिज्म के रूप में वर्णित किया गया है, ऐसा किसने कहा था? तो 128 का राइट आंसर है। ये कथन जो है किसने कहा था? मॉरिस जोन्स ने कहा था। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके अलावा जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की संज्ञा दी थी ग्रेनविल ऑस्टिन ने, और फेडरेशन विद द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी कहा था आइवर जेनिंग्स ने। इसके अलावा अर्धसंघी संविधान की संज्ञा दी थी केसी वेयर ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमिलित नहीं है? तो गोवा की जो है गठन हुआ था 1987 में, सही है। हरियाणा का 1966 में, ये भी सही है। और मणिपुर का 1972 में, ये भी सही है। नागालैंड का जो है नागालैंड का 1963 में हुआ था, तो ये गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130, मूल अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे पहला सही है और सी ऑप्शन सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे गलत था, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है? तो निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, इसका हिस्सा नहीं है, बाकी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य जो है राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी को नहीं सौंपा गया है? तो इस जो है सरकार को विधिक सलाह देना, ये भी सौंपा गया है। सर्वोच्च न्यायालय में सभी मामलों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना, ये भी सौंपा गया है। और भारत सरकार की ओर से उच्च न्यायालयों में पेश होना, ये भी सौंपा गया है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 133, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या है? तो इसके लिए आवश्यक गणपूर्ति है कि दोनों सदनों की सदस्यों की कुल संख्या का 10वां हिस्सा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला कथन है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। दूसरा कथन है कि धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो सही कथन को यहाँ पे चुनना है। तो एक तो पहला सही है, दूसरा भी सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135 है, राष्ट्र के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा भारतीय संविधान में गांधीवादी विचारधारा को जो है प्रतिबिंबित नहीं करता है। तो 135 का करेक्ट आंसर है समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना जो है गांधीवादी विचारधारा का प्रतिबिंबित नहीं करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136 है, अंतरिम बजट का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य है। तो अंतरिम बजट का जो है के बारे में देखा जाए तो अंतरिम बजट जो है उस सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो आम चुनावों से पहले अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में होती है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारत का संविधान अनुच्छेद 149 में कैग के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। दूसरा कथन है कैग जो है राष्ट्रपति को त्यागपत्र भेजकर किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। तो सही कथन यहाँ पे चुनना है। तो 137 देखा जाए तो केवल जो है दूसरा कथन सही है, पहला यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि इसका उल्लेख अनुच्छेद 148 में किया गया है ना कि 49 में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 138 में पहला कथन ही सही नहीं है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। क्योंकि जो है उनकी आयु जो है निर्धारित नहीं की गई है, इसलिए यहाँ पे 35 वर्ष का तो सवाल ही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139 है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 139 में पहुंच गए हम लोग। तो 139 में देखा जाए तो न्यायिक समीक्षा का इसका दायरा सीमित है। सर्वोच्च न्यायालय के मामले में जो है यह कथन जो है सही है कि जो है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, क्योंकि जो है न्यायिक समीक्षा का जो है भारतीय न्यायिक समीक्षा में जो है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का दायरा सीमित है, लेकिन जो है अमेरिकी उच्चतम न्यायालय में बहुत ही व्यापक है। कंपैरिजन करना था, मतलब कि कंपेयर करना था भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का और अमेरिकी जो है उच्च न्यायालय का जो है कंपेयर करना था। तो उसका जो है दायरा जो है व्यापक है न्यायिक समीक्षा करने में, अमेरिकी जो है उच्चतम न्यायालय का, और भारतीय उच्चतम न्यायालय का जो है दायरा जो है सीमित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140 है, लेम डक सत्र पद संदर्भित करता है। तो यह संदर्भित करता है नई लोकसभा के निर्वाचित होने के बाद वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में संविधान में दी गई अनुसूचियां हैं और सूची सेकंड में उनका प्रावधान है। तो छठी अनुसूची में देखा जाए, छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। तो दूसरे से मिलान हो जाएगा। नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के बारे में दे रखा है, तो उस दूसरे का मिलान हो जाएगा तीसरे से। और तीसरी अनुसूची में दे रखा है शपथ या प्रतिज्ञान के प्रकार। और पांचवी अनुसूची में दे रखा है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान। तो इसका मिलान पहले से हो जाएगा। तो यहाँ पे कूट क्या बनेगा, जो है सी ऑप्शन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142 है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमिलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमिलित नहीं है, तो सी ऑप्शन में देखा जाए 17 भाग 17 है। भाग 17 दे रखा है। भाग 17 में दे रखा है राजभाषा से संबंधित है, ना कि आपातकालीन प्रावधान से। ये यहाँ पे गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143 है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। तो भारत के राष्ट्रपति के पास जो है विशेषित वीटो नहीं है, ये अमेरिका के जो है राष्ट्रपति के पास है। भारत के राष्ट्रपति के पास जो है 3 प्रकार की शक्तियां हैं। पहली है आंतरिक वीटो, दूसरा है निलंबनकारी वीटो, तीसरा है पॉकेट वीटो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान में वर्णित रिट के बारे में सही है। पहला कथन है कि सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों दोनों को लागू करने के लिए रिट जारी कर सकता है। दूसरा कथन है कि रिट अधिकारिता जो है अमेरिकी कानून से उधार ली गई है। तो सही कथन कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है देखा जाए पहला स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुसार 32 के तहत केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है, और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों दोनों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय का रिट जो है क्षेत्राधिकार मूल अधिकारों तक सीमित है। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना तो पहला ना तो दूसरा। अगला क्वेश्चन नंबर 145 है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है भारत में संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है। और ये जो रिट अधिकारिता है ना, ये ब्रिटिश कानून से ली गई है, ना कि जो है अमेरिकी कानून से, है ना, इसलिए दूसरा भी गलत था। और 145 में जो है करेक्ट आंसर है शक्तियों का पृथक्करण। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 है, राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को मृत्युदंड की क्षमा करने का अधिकार प्राप्त है। दूसरा कथन है कि कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा के संबंध में राज्यपाल क्षमादान नहीं दे सकता है। तो सही कथन का यहाँ पे चुनाव करना है। तो यहाँ पे देखा जाए केवल दूसरा कथन यहाँ पे सही है, पहला यहाँ पे गलत है। पहला यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है जो राज्यपाल के बारे में कहा गया है, तो वहां पे देखा जाए तो जो है राज्यपाल जो है मृत्युदंड की सजा को क्षमा और प्राविलंबन और परिहार, विराम, छूट या लघुकरण प्रदान कर सकता है, और एकमात्र उसे ही यह अधिकार है कि वह मृत्युदंड की सजा को माफ कर दे। किसको? राष्ट्रपति को, लेकिन राज्यपाल को यह अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147 है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण नहीं है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण नहीं है, तो ये है प्राविलंबन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148 है, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सरकारी विधेयक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। दूसरा कथन है सदन में गैर सरकारी विधेयक पेश करने के लिए 7 दिनों की सूचना की आवश्यकता होती है। तो सही कथन का यहाँ पे चुनाव करना है। तो 148 में देखा जाए तो दोनों ही कथन यहाँ पे गलत है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सरकारी विधेयक को जो है सरकारी विधेयक को संसद में मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, और जो है गैर सरकारी विधेयक को संसद में मंत्री के अलावा किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, विपक्ष के नेता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है भारत के संविधान में विपक्ष के नेता का उल्लेख नहीं है। दूसरा कथन है वे कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के हकदार हैं। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो 149 का सही जवाब है, दोनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसकी घोषणा 1993 में की गई। दूसरा कथन है यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित की जाती है। तो यहाँ पे पहला कथन जो है सही है, दूसरा भी सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ही जो है 70वीं बीपीएससी पीटी के लिए
दृष्टि IAS द्वारा संचालित सेकेंड नंबर के टेस्ट पेपर को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।